आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना, नए मरीज घटकर 145 हुए, लेकिन मौतें 9। मरने वालों में 35 साल तक के 3 युवक शामिल। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा उसी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को जिले में कोरोना के 145 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इसमें से केवल 12 मरीज ही स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना से 9 मौतें हुई। रविवार को जिले में 1230 लोगों की सैंपलिंग हुई। जिले में अब तक कोरोना के 30,603 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 26,218 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,384 केस एक्टिव है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 373 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले का रिकवरी रेट 85.67% है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कोरोना मरीज को नॉर्मल वार्ड से कोविड वार्ड में शिफ्ट करने को कहा गया तो हंगामा हो गया। बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू ट्रांसफर करने के खिलाफ पड़ गए। बीच सड़क पर करीब आधे घंटे ये हंगामा चला। परिजनों का कहना था कि जब महिला पहले से भर्ती है तो उसे ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है। परिजनों को डर ये भी था कि कोरोना वार्ड में भर्ती करने से कहीं संक्रमित की तबीयत और न बिगड़ जाए। कोविड सेंटर से आ रही मौतों की खबरों के चलते भी परिजन परेशान थे। अधिकारियों ने काफी समझाया कि यही प्रक्रिया है, बावजूद इसके परिजन मानने को तैयार नहीं थे। इस दौरान संक्रमित महिला सांस लेने के लिए भी जूझती रही, लेकिन परिजन उस पर ध्यान देने की बजाय हंगामा और लड़ाई झगड़ा करते रहे। बड़ी मुश्किल के बाद महिला को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार सुबह खुलेंगे। इसके लिए मंदिर को एक फूलों से सजाया गया है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को अपने घर में रहकर ही पूजा याचना करने की अपील की है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को धाम पर पहुंच गई। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन लागू रहेगी। वैसे तो पुलिस अच्छे अपराधियों के पसीने छुड़ा देती है, लेकिन महनवास थाने में इस कोबरा ने पुलिस वालों के ही पसीने छुड़ा दिए। थाना अधिकारी साहब अपनी कुर्सी के नीचे कुंडली मारकर बैठे सांप को देखकर हक्के बक्के रह गए और वो अपनी ही कुर्सी छोड़कर कार्यालय से 9-2-11 हो गए। नागराज दिखते ही बत्ती भी गुल हो गई। आलम ये हुआ कि कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। सांप जैसे दिखाई दिया तो नीचे पैरों में सांप, काला सांप, नागराज मेरे पैरों में था। मैं कुर्सी उतरकर बाहर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वन्य जीव प्रेमी मनोज तिवारी को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने सांप को पकड़कर जंगली इलाके में छोड़ा। कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ने की वजह से मुक्ति धामों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी जुटा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। बीकानेर में पहले 600 रुपए क्विंटल मिलने वाली लकड़ी अब 1000 रुपए क्विंटल भी नहीं मिल पा रही है। लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा दिक्कत हो गई है। शुरू में जो लकड़ी के जो भाव थे वो 500 से 600 रुपए क्विंटल थे, अब 900 से 1000 रुपए क्विंटल कर दिया। दूसरा, जब से लॉकडाउन और प्रशासन की शक्ति हुई है, इससे बाहर से भी जो हम लकड़ी मंगा रहे थे उन लोगों ने आने से मना कर दिया। पहले मुक्ति धाम में लकड़ी की कमी को दूर करने में मृतक के परिजन भी मदद करते थे, लेकिन अब कोरोना के चलते परिजन भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में मोक्ष धाम में हर दिन लकड़ी की व्यवस्था करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले लकड़ी तो ये धर्म घाटों से भी लाते थे और लकड़ी के आरे वाले भी भेजते थे, वन विभाग से भी लाते थे, सभी तरफ से इकट्ठी करते थे। और अब आज की स्थिति में तो वन विभाग वालों के पास वहां जाने के लिए कोई टैक्सी वाला या गाड़ी वाला वो लकड़ी भरने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासन का इतना दबाव है, लोगों और पुलिस वालों का इतना दबाव है कि गाड़ी वाला लकड़ी के नाम से ही आना ही नहीं चाहता, वो डरता है। उसमें कोई कांटा बाट तोल करके तो लकड़ी लगाते नहीं है। आज की स्थिति में जितनी लकड़ी उसके शरीर के अनुरूप है वो लगाई जाती है, चाहे 50 किलो ज्यादा लगे चाहे 1 क्विंटल ज्यादा लगे, कोई यहाँ से कांटा बाट नहीं है। धनराशि फिक्स है, गरीब आदमी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पिछले साल की तरह इस साल भी परिजन अस्थियों को तीर्थ स्थल में विसर्जन के लिए लेकर नहीं जा रहे हैं।
मोक्ष धाम में ही अस्थियां इकट्ठी होती जा रही हैं। पहले भी जो संक्रमण काल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आधा उस समय जो चला, उसके बाद में ही अस्थियां गई यहाँ से, और अभी भी वर्तमान में अस्थियां इकट्ठी हो रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रबंधन की सच्चाई कुछ और ही है। हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के इलाके में, जहां की व्यवस्थाओं को देखने के बाद आप सरकारी दावों और उनकी हकीकत में तुलना कर पाएंगे। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, जिनमें हाथीखेड़ा, बोराज और काजीपुरा गांव शामिल हैं। पंचायत समिति के तहत 26 कॉलोनी आती हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक यहां RT-PCR टेस्ट करवाने की भी जहमत नहीं उठाई है। ये आलम तब है जब अजमेर में कोरोना भारी तांडव मचा रहा है। इस वक्त हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 600 से 700 लोग बीमार हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत समिति सरकार की तरफ से आवंटित की गई दवाओं के किट इन बीमार लोगों को बंटवा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली 25,000 की आबादी के लिए इतने से किट ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। हाथीखेड़ा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिजनों को अगर सही इलाज मिलता तो वे आज जिंदा होते। मतलब 4 दिन है और 2-3 दिन तक उनको बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर जेलन में भर्ती एडमिट करवाया। उससे पहले क्या करा था आपने? उससे पहले कभी उनको बीमारी नहीं हुई कुछ भी। फिर यहाँ पे भी कोई क्लिनिक पे? यहाँ पे तो एक दिन दवाई दलाई तो फर्क नहीं पड़ा, तो फिर डायरेक्ट जेलन ले गए। जब कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप करना शुरू किया, स्वयं गहलोत जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लगातार आरोप लगाना, उनके मंत्री यहाँ आकर के फोटो खिंचवा करके जाना और केवल मोदी जी पे आरोप लगाना कि उन्होंने एकमात्र एजेंडा यह बनाया कि हमको काम नहीं करना है, केवल दोषारोपण करना है। यह दोषारोपण वाली सरकार है, काम नहीं करने वाली सरकार है। तब जाकर के हमारे लोगों ने तय किया, रोज की बैठकें होती है कि हमको भी अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। तब हम लोगों ने इस पक्ष को रखना शुरू किया। आपको मालूम है कि वेंटिलेटर अगर राजस्थान में दिए गए तो वह पीएम केयर फंड के माध्यम से दिए गए वो वेंटिलेटर कहां है? वह वेंटिलेटर जो दिए गए अलग अलग जगहों पे आपने भी छापा, उसमें जंग लगे हैं, पैकिंग उसकी खुली तक नहीं है। जबकि यहां से सर्टिफिकेट दिया गया, प्रदेश से कहा गया कि सारे जो वेंटिलेटर है वह वेंटिलेटर हमारा जो है यह ठीक है, 1600 से अधिक जो हमारे वेंटिलेटर का जो है वह सही है। उसके बाद कहते हैं कि यह काम नहीं करता। जब आप बताइए, एक तरफ तो आप 1874 वेंटिलेटर को कह रहे हैं कि ये ठीक काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो काम ही नहीं कर रहा है। आखिर और राज्यों में अगर वेंटिलेटर काम कर रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा था? शुद्ध रूप से सरकार के मन में पाप था, गहलोत जी के मन में चोर था कि क्योंकि उसमें पीएम केयर फंड का नाम लिखा था कि मोदी जी की प्रसिद्धि होगी, लोगों की जान की चिंता परवाह किए बिना, लोगों की जो जान पे उन्होंने अपना गहलोत जी ने वह वेंटिलेटर को उपयोग नहीं किया। बीकानेर में देखा, वहीं के कार्यकर्ताओं ने चालू कर दिया। अब वही वेंटिलेटर चालू कैसे हो रहे हैं? आपने साल भर में उन वेंटिलेटर को क्यों नहीं ठीक किया? अगर वेंटिलेटर पहले से अगर इन्होंने फंक्शनल कर दिए होते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। आखिर दोषी कौन है? गहलोत सरकार दोषी है। अपने जो स्वार्थ की राजनीति के कारण लोगों की जान गई है, इसके लिए वह दोषी है। और जब केंद्र ने पैसा दिया तो आपको इसके लिए क्या दिक्कत थी? हमको पता चला है कि कहीं 300 रुपए का फ्लो जो है सेंसस, उसको लगाने से ठीक हो जाता। तो वह तो आप 300 रुपए गहलोत जी, जब एक वेंटिलेटर 4 लाख का आता है, डीआरडीओ ने उसको बनाया, बेल के माध्यम से प्रदेश में दिया गया, तो उसको आप 300 रुपए अगर कहीं 1-2 गड़बड़ थी तो ठीक तो कर सकते थे। जब प्रधानमंत्री जी के तरफ से 60 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया गया,
तो आपको 300 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते थे क्या? लेकिन मन में पाप था और इसी पाप के कारण यह नहीं कर पाए। कोरोना काल के अंदर देश जिस भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें इस देश को बचाना है, हमें गांव को बचाना है। गांव में बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही एक जरिया है। देश को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही एक जरिया है। और वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली की सरकार को, राज्यों को भी और सबको मिलकर, भामाशाहों को, सब नेताओं को, पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ के इस देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो, तीसरी लहर को अपन रोक सकते हैं। और ऑक्सीजन प्लांट और प्राणवायु हर जगह उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्थाएं अब सरकारें मिलकर करें तो दोबारा इन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। और देश ने जितने जवान इस कोरोना काल के अंदर खोए, इसमें जिनकी जिम्मेदारी रही, उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, आपराधिक मुकदमे। और इस कोरोना फैलाने के अंदर दिल्ली की सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। इनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साल सवा साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, एक टेस्ट कोरोना का नहीं होता था। आज हम 80,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की स्थिति में हैं। इतने हमने आईसीयू बेड बढ़ाए हैं, इतने वेंटिलेटर बढ़ाए हैं, इतने हमने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई हैं। इंजेक्शन की और टीके की और ऑक्सीजन की जो कमी है, इसको भी सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से 100 में से 100% से भी अधिक काम कर रही है। और आने वाला समय हमारे अनुकूल हो, ये कोरोना को हम भगा पाएँ, कोरोना को हरा पाएँ, ऐसे में मंगल काम होगा। सर, सरकार की पूरी इन सबकी ऑडिट भी कराएंगे। जिन अस्पतालों ने जो गड़बड़ी करी है, उनकी अगर कोई शिकायत देता है, उन शिकायतों पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मानवता के किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कल मैंने 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने के बारे में राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होना जिस प्रकार से प्रकट किया, उसके जवाब में आज रघु शर्मा जी का एक वक्तव्य पढ़ने को मिला कि अब तक हमने 50 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनियों को, एक कंपनी को 38 करोड़ और दूसरों को 12 करोड़ दे दिए। जबकि मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले कहा कि इस वैक्सीन खरीदने में हम 3000 करोड़ रुपया लगा करके भी राजस्थान के इस आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगाएंगे। सबने स्वागत किया, सबने आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की। आपने उसके पैसे के एडजस्टमेंट में विधायक फंड से 3-3 करोड़ रुपया प्रति विधायक से लेकर ये कि आपके क्षेत्र में वैक्सीन लगाना है, सबने सहर्ष दिया। 600 करोड़ रुपया आपके पास वो है। आपके पास पर्याप्त पैसा आपदा राहत के तहत भी केंद्र सरकार ने आपको जो किस्त जून में देते हैं पहले, वो भी आपको एडवांस में दे दी। और उसके बाद भी अगर आप 50 करोड़ वैक्सीन के लिए अगर अपनी तरफ से पैसा वहाँ दें और बुक कराएं, तो इस गति से तो राजस्थान के इस आयु वर्ग को कई वर्षों तक भी आप वैक्सीन नहीं कर सकेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आलोचना तो करना बंद करो और जो आपके जुम्मे काम था, जो आप सब राज्य सरकारों ने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये कहा था कि हमको स्वयं को भी स्वायत्ता दो वैक्सीन खरीदने की, उन्होंने 50% मुफ्त वैक्सीन आपको उपलब्ध कराई और 50% खरीदने के लिए आपको स्वतंत्रता दी। उसके बाद भी अगर आप इसमें असफल हो रहे हैं तो ये दोष केंद्र का है या आपका है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टर द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर कैंडल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर रिचपाल सिंह खींचड़ ने बताया कि पिछले साल सरकार ने इंटर्न डॉक्टर को मिलने वाले स्टाइपेंड को 7,000 से बढ़ाकर 14,000 प्लस डीए प्लस कोविड इंसेंटिव देने की बात पर सहमति जताते हुए एक कमेटी गठित की थी, परंतु सरकार ने नकारात्मक रवैये के चलते पिछले 7 महीने से यह मांगे अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके लिए आज इंटर्न डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही कैंडल मार्च निकाला। कोरोना महामारी के दौर में तेजी से पांव पसार रही पोस्ट कोविड बीमारी ब्लैक फंगस ने भीलवाड़ा में भी दस्तक दे दी है। भीलवाड़ा जिले के ब्लैक फंगस बीमारी से
2 मरीज ग्रसित और 2 मरीजों के इस बीमारी से ग्रसित होने की आशंका सामने आई है। इस संबंध में भीलवाड़ा जिले के राजकीय राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के नाक कान गला विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जयराज वैष्णव ने भी इसकी पुष्टि की है। आज ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित एक युवती ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में पहुंचकर उपचार के संबंधित दवाइयों को उपलब्ध करवाने को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। वो 1 तारीख को कोविड MG हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और ये मेरे दर्द होने लगा था लगभग 5 या 6 तारीख से मेरे ये इसमें हाफ सिर में दर्द पेन होने लगा था। तो डॉक्टर ने पेन रिलीफ टेबलेट देके उससे पेन रिलीफ से तो सिर्फ पेन रिलीफ ही हुआ था, वो 1-2 घंटा रिलीफ मिलता फिर वापस स्टार्ट हो जाता। फिर हम 8 तारीख को डिस्चार्ज हो गए। फिर भैया ने बाहर बांगड़ हॉस्पिटल में इसके चेक कराया। फिर उन्होंने कहा कि MRI कराओ। MRI फिर हमने MG हॉस्पिटल से MRI कराई। उसमें फिर वो ऑपरेशन के लिए वो डॉक्टर आर्यंत ने ऑपरेशन के लिए बोला आर्यंत हॉस्पिटल में। तो वो आर्यंत अब वो ऑपरेशन के लिए मुझे ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन ऑपरेशन के लिए मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है और वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है और उन इंजेक्शन के बिना मैं ऑपरेशन नहीं करा सकती। ऑपरेशन कर भी देंगे तो वो इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है, ये फैल के मेरे ऊपर आँख तक भी जा सकता है। तो वो इंजेक्शन अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।